जी मौजूद हैं। जब माननीय नड्डा जी देश के स्वास्थ्य मंत्री थे, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बस्तर के बीजापुर के जांगला गांव में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी। तो ये बताता है कि छत्तीसगढ़ के लिए और बस्तर के लिए आदरणीय नड्डा जी का कितना स्नेह और लगाव है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये बताने का समय है कि आने वाले 2023 में बस्तर की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर छत्तीसगढ़ में हम कमल खिलाएंगे और छत्तीसगढ़ को एक बार फिर विकास की दिशा में लेकर जाएंगे। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब इसके पश्चात हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनको हम चाउर वाले बाबा के नाम से जानते हैं, माननीय से डॉक्टर रमन सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो आकर मंच को संबोधित करने का कष्ट करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, दंतेश्वरी मैया की, मां दंतेश्वरी की, मां दंतेश्वरी की पूज्य धरती पर मैं आप सबका नमन करता हूं। ये पुण्य धरती है। वीर गुंडाधुर को नमन करता हूं, शहीद गेंदलाल को नमन करता हूं, महाराजा प्रवीण देव भंज को नमन करता हूं, शहीद वीर नारायण को इस धरती से नमन करता हूं, जगतू दादा, धर्मू दादा को नमन करता हूं, बलिराम दादा को याद करता हूं। और ये बस्तर की इस धरती पर जब जब बस्तर ने निर्णय लिया है, जब जब बस्तर का आशीर्वाद मिला है, तब तक पूरे छत्तीसगढ़ में कमल खिला है। ये मैं उम्मीद करता हूं कि कमल खिलेगा बस्तर से। शुरुआत होगी मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी की उपस्थिति में आज हमारे सारे राष्ट्रीय नेता माननीय नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति है। मैं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी, नितिन नवीन जी, हमारे प्रभारी नारायण चंदेल जी, नेता प्रतिपक्ष लता उसेंडी जी, राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य संतोष पांडे जी, सांसद दिनेश कश्यप जी, पूर्व सांसद राम विचार नेताम जी, हमारे वरिष्ठ नेता ओपी चौधरी, महामंत्री श्री केदार कश्यप जी, महामंत्री कमल भंसदेव जी, किरण देव और सभी हमारे पूर्व विधायक साथी, ये बस्तर का अंचल, ये बीजापुर की धरती को नमन करता हूं। मैं दंतेवाड़ा के पूर्व शहीद भीमा मंडावी को नमन करता हूं, जिन्होंने नक्सलियों के इस आंदोलन में शहादत दी थी। मैं नमन करता हूं भारतीय जनता पार्टी के जगदलपुर के भाजपा के जिला मंत्री बुद्धराम करताम जी को, जिन्होंने नक्सलियों के इस संघर्ष में अपनी आहुति दी। मैं नमन करता हूं नारायणपुर जिले के सागर साहू जी को, जो जिले के उपाध्यक्ष थे, पार्टी के काम करते करते जिन्होंने शहादत दी है। इस मंच के माध्यम से उन सबको मैं नमन करता हूं। ये बस्तर और ये बस्तर के विकास, मैं तो सिर्फ कुछ बातें ही बताने आया हूं, चंद बातें आपको याद दिलाने आया हूं कि बस्तर का विकास तब हुआ, बस्तर में सड़कों का जाल बिछाने का काम जब हुआ, बस्तर में नेशनल हाईवे भी मिट्टी का हुआ करता था। दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर से लेकर बीजापुर तक की सड़कें नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी। आज चमचमाती हुई नेशनल हाईवे है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से सड़कों का जाल बिछा गया। गांव गांव में आपके विद्युतीकरण की काम, गांव गांव में बिजली पहुंचाने का काम, गांव गांव में सोलर ऊर्जा फैलाने का काम, गांव गांव में स्कूल और एजुकेशन हब बनाने का काम, गांव में शिक्षा का प्रसार खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। बस्तर जिले में की बात करूं, जिला में जिला अस्पताल 3 से बढ़ के 7 हो गए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 18 से 33 हो गए। बस्तर में हमने विश्वविद्यालय की स्थापना की, जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज बनाया
तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, ITI की स्थापना 9 से बढ़ के 30 ITI किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की तो भारतीय जनता पार्टी ने, 16 महाविद्यालय से 29 महाविद्यालय का निर्माण कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, बच्चों के लिए आदर्श गुरुकुल विद्यालय की स्थापना की तो भारतीय जनता पार्टी ने इन कामों को शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी के काम की बात, भारतीय जनता पार्टी के उन 15 साल को इसलिए याद दिला रहा हूं कि भूपेश के इस 4-4.5 साल में सारे विकास काम ठप हो गए हैं। भूपेश बघेल से मैंने पूछा विधानसभा में, सड़क, पुलिया, पुल, स्कूल, अस्पताल, ये सारे विकास काम क्यों बंद हो गए? भूपेश का कहना है मेरा काम सड़क बनाना, पुलिया बनाना, स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना नहीं है। मैं कह जब स्कूल, सड़क, पुलिया, पुल नहीं बनाना है तो क्या करोगे भूपेश बघेल जी? बोले ये डॉक्टर रमन का काम था, मेरा काम नरवा, गरवा, घुरवा, बारी, एक हल्ले ज्यादा कुछ नहीं जानो संगवारी, ये 4 काम में रुका हुआ है। भूपेश ने अपराध किया है, इस 4.5 साल में विकास ही नहीं रोका, उसने छत्तीसगढ़ को छला है, लूटा है। भूपेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 16 लाख आवास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेचकर गांव-गांव में आवास बनाने की योजना बनाई थी, 16 लाख आवास छीनने का अपराधी यदि कोई है तो भूपेश बघेल है जो आवास नहीं दिया है। यदि भूपेश ने आवास नहीं दिया तो भूपेश की सरकार बदल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 16 लाख आवास भारतीय जनता पार्टी आपको देगी। ये आवास की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फ्लैगशिप स्कीम, इस साल बजट में 58,000 करोड़ रुपया रखा गया है, 58,000 करोड़, मगर 58,000 करोड़ में 1 रुपया भी छत्तीसगढ़ को नहीं मिलेगा। बस्तर में एक आवास नहीं बनेगा। आवास चाहिए कि नहीं चाहिए? महिलाएं कम हाथ उठा रही है, फिर दोबारा पूछना चाहता हूं, आवास चाहिए कि नहीं चाहिए? आवास के लिए भूपेश बघेल को बदलना है कि नहीं? दोनों हाथ उठा के बोलो तो बदलोगे। आवास पाने के लिए भूपेश को बदलना है कि नहीं? ये ईडी और सीडी का लबरा सरकार भूपेश बघेल, कोयले में दलाली खाने वाला लबरा भूपेश बघेल, प्रति टन 25 रुपया कोयला में दलाली कौन खाता है? थोड़ा जोर से बोलो, छत्तीसगढ़ के सबले बड़े लबारी बोलने वाला झूठा कौन? छत्तीसगढ़ का सबले बड़ा लबरा कौन? महिलाएं नहीं सुन पा रही है मेरी बात को, एक बार रायपुर तक जाना चाहिए समाचार कि सबले बड़े लबारी बोलने वाला कौन, सबले बड़े लबरा कौन? ये ईडी और सीडी की सरकार चलाने वाला भूपेश बघेल, जनता के आंख में धूल झोंकने वाला भूपेश बघेल, जनता के हक को छीनने वाला, आवाज छीनने वाला भूपेश बघेल, कन्यादान योजना बंद करने वाला भूपेश बघेल, गरीबों के लिए तीर्थ यात्रा योजना हमने शुरू की थी, उस तीर्थ यात्रा को भी बंद करने वाला भूपेश बघेल, चरण पादुका योजना को बंद करने वाला भूपेश बघेल। ये भूपेश बघेल ने सरकार की सारी योजनाओं को बंद कर दी। पंचायत में न काम हो रहा है, न कांक्रीटीकरण का काम हो रहा है, गली का काम हो रहा है, न नाली का काम हो रहा है, न सड़क का काम हो रहा है। बस्तर का विकास पूरी तरीके से रुका हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2 मिनट में मैं आपको याद दिलाकर अपनी बात समाप्त करूंगा, ज्यादा बोलने की आज जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति है, वो हमारे सबके मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत हैं और उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा, समग्र मार्गदर्शन। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं, बस्तर के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, बस्तर से लेकर दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव तक बिजली की स्थिति में जब नक्सलियों ने बिजली के टावर गिरा दिए थे तो 10 दिन बस्तर में अंधेरा था कि नहीं? 10 दिन तक बस्तर बिजली नहीं थी कि याद है कि नहीं?
132 केवी का पहला लाइन लाया, 220 केवी का दूसरा लाइन लाया, 440 केवी का तीसरा लाइन लाया। अब बस्तर में कभी अंधेरा नहीं होगा, ये याद रखना चाहिए। बस्तर में रोशनी देने का काम बीजेपी ने किया है, कमल निशान ने किया है। शिक्षा के ज्योति जलाने का काम बस्तर में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। स्वास्थ्य सुविधाओं में दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, जगदलपुर, यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है जो इतिहास में कोई नहीं कर सकता। गरीबों को 1 रुपया किलो चावल किसने दिया? 1 रुपया किलो चावल भारतीय जनता पार्टी ने दिया कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने 1 रुपया किलो देकर इतिहास रचा। 70 लाख परिवारों को उनके पेट भरने का काम, पलायन रुका, भूख से मौत रुकी, कोदो कुटकी खाने वाले लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, कनकी खाने वालों के जीवन में परिवर्तन आया। और आज हम आग्रह करने आए हैं कि 8 महीना बाकी है, ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है। तैयारी से आए हैं आप सब, और ये तय करना है कि आने वाले समय में इस भ्रष्ट और निकम्मा भूपेश सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। बस्तर की पूरी 14 के 14 सीट में कमल खिलेगा कि नहीं? दोनों हाथ उठा के बोलिए, कमल खिलेगा कि नहीं? बस्तर में यदि कमल खिल गया तो छत्तीसगढ़ में कमल खिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बोलिए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जयप्रकाश नड्डा जी जिंदाबाद, नड्डा जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का। बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का धन्यवाद ज्ञापित करें। अब मैं हमारे पूरे विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और मंच को, हमारे मंच में जितने भी हमारे बस्तर के भाई बंधु हैं उनको संबोधित करने का कष्ट करेंगे। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तब उन्होंने हमारे बस्तर की नब्ज को पहचाना था। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत जागरा में माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने किया। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत 216 करोड़ की लागत की राशि की सौगात यहां पर दी। मैं उनका स्वागत करता हूं। बोल भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के इस सभा में मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री अरुण साहू जी, हमारे प्रभारी नितिन नवीन जी, हमारे विपक्ष के नेता नारायण चंदेल जी, हमारे सांसद संतोष पांडे जी, हमारे पूर्व सांसद रामविचार नेताम जी, हमारे अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कश्यप जी, प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप जी, के शर्मा जी, बहन लता उसेंडे जी, महेश गागड़ा जी, ओपी चौधरी जी, किरण देव जी, मोतीलाल साहू जी, संतोष बाफना जी, श्रीनिवास मद्दी जी, कमलचंद भंजदेव जी, वेदवती कश्यप जी, ओजस्वी मंडावी जी, सुभाष राव जी, सुभाऊ कश्यप जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों,
मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे आज जगदलपुर में आने का मौका मिला। कल तक बहुत मन में उमंग थी कि आप लोगों के दर्शन होंगे, लेकिन कल रात जो घटना घटी उसने दिल को दहला दिया, मन दुखी हुआ, मन द्रवित हुआ। और मैंने कहा कि मैं जाऊंगा तो जरूर, लेकिन जो कल रात घटना घटी है वहां भी मैं जाऊंगा और उनके परिवार के लोगों से मिलूंगा और उनको कहूंगा कि ये आपका बेटा, आपका भाई, ये अकेला नहीं है इस लड़ाई में। 18 करोड़ की पार्टी उनके साथ खड़ी है और हम पूरी ताकत के साथ ऐसे नक्सली हमलों का एक बार नहीं अनेकों बार जवाब देंगे और प्रजातांत्रिक तरीके से विचार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं जब यहां आया हूं तो आप सबको जय जोहार तो कहता ही हूं, जय जोहार। साथ ही साथ माता दंतेश्वरी को भी नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी बलिदान दिवस है। हम सब लोग जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सबका हित हो, सब सुखी रहे, इस मंत्र को लेकर एक दृष्टि दी थी, एक दिशा दी थी। समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, उसकी मदद होनी चाहिए, उसको ताकत देनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अंत्योदय के दृष्टि से हम काम करेंगे और मुझे खुशी है आज कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इसी मंत्र को लेकर चले हैं और उस मंत्र का सार है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी मंत्र को लेकर जब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जब वे शब्द उनके मुंह से निकले होंगे उस समय जितने प्रासंगिक थे उतने ही प्रासंगिक आज भी हैं। उन्होंने हम लोगों को दिशा दी थी, दृष्टि दी थी और उस दृष्टि को लेकर के समाज कल्याण में हम सब लोग लगे। मुझे बहुत दुख भी हुआ जब मैंने सुना, और मैंने पहले भी कहा कि सागर साहू की जब खबर सुनी तो मन द्रवित हुआ। मुझे दुख हुआ जब 6 फरवरी को हमारे मंडल बीजापुर के अध्यक्ष नीलकांत काकेन को जिस तरीके से बर्बरता से उनको पर अटैक हुआ वह भी निंदनीय भी है और दुख देने वाला भी है। और उसी तरीके से हमारे बुद्धराम करतम जी को जिस विशेष परिस्थिति में उनकी लाश मिली, संदिग्ध हालत में मिली, यह बहुत से प्रश्न खड़े करता है। मैं यहां अभी डॉक्टर रमन सिंह जी भूपेश बघेल की सरकार के बारे में बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन मैं एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं, क्या यह सच्चाई नहीं है कि जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है नक्सली हमले बढ़े हैं? क्या यह सच्चाई नहीं है? क्या यह सच्चाई नहीं है? बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़े कि नहीं बढ़े? यह इनके प्रशासन के बारे में दर्शाता है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी तो सुख शांति चैन था, लॉ एंड ऑर्डर था, सब लोगों को जीने का हक था, सब लोगों के विकास के लिए काम हो रहा था। एक भाई, सब लोगों के लिए काम हो रहा था, सभी लोगों के विकास के दृष्टि से कार्य को रूप दिया जा रहा था। लेकिन आज जब मैं देखता हूं, अभी अभी हमारे
रमन सिंह जी कह रहे थे कि छलावा हुआ है, छल हुआ है। एक उन्होंने शब्द का भी उपयोग किया कि बोलो भूपेश बघेल वो है कि नहीं है। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का दूसरा नाम ही छलावा है। कांग्रेस का एक एक नेता लटकाना, भटकाना, अटकाना, छिटकाना, यह कांग्रेस की रीति नीति है। इसलिए कांग्रेस का कोई नेता यह करे तो अचरज की कोई बात ही नहीं है। ये इसीलिए बने हैं, हम विकास के लिए बने हैं, वो विकास को अवरुद्ध करने के लिए बने हैं। हम लोगों के विकास को आगे बढ़ाने के लिए बने हैं, वो लोगों को भटकाने के लिए बने हैं। हम विकास के माध्यम से सामान्य मानवी आगे बढ़े, उत्तम कोटि के दृष्टि से वो आगे बढ़े, ये हमारा लक्ष्य है। उनका लक्ष्य है कि फूट डालो और राजनीति करो, राज करो, ये उनका लक्ष्य है। इसलिए इसमें कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन हां, जब हम यहां आए हैं तो जैसा अरुण साहू जी कह रहे थे, हम गर्व के साथ और गौरव के साथ कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ तब बना जब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री बने। यह हम गौरव के साथ कह सकते हैं। आपको याद होगा उन्होंने कहा था 11 की 11 लोकसभा हमको जिता के भेजो, हम छत्तीसगढ़ देंगे। और जो कहा था वो किया। 1 साल के अंदर अटल जी ने हम लोगों को 2000 में छत्तीसगढ़ प्रदेश दिया। और मुझे याद है स्वर्गीय राजीव गांधी और उनके परिवार यहां पिकनिक मनाने आते थे। उनके लिए यह इलाका ऐसा था कि ज्यादा गर्मी उधर हो गई तो चलो थोड़ा सा आनंद लेते हैं, जंगलों का आनंद लेते हैं। दूर दराज कटा फटा इलाका, कोई इसकी सुध नहीं लेता था, कोई इसकी चिंता नहीं करता था। लेकिन जब से डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार आई, हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की सुध ली गई और विशेष करके जगदलपुर की सुध ली गई। हम बताना चाहते हैं कि अटल जी के समय में 3 विश्वविद्यालय बने। कुशाभाऊ ठाकरे जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी बनी, दुर्ग में टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनी, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बनी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर में खुला है। और मुझे खुशी है कि कोरोना में कोई भी पेशेंट दिल्ली नहीं आया, सबका इलाज रायपुर में हुआ और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुआ। यह बदलती हुई तस्वीर हमको देखने को मिली है। अगर हम कहें रमन सिंह जी के जमाने में जो काम हुआ वो बताना चाहता हूं मैं। देखो, उजाले का महत्व तो तभी समझ में आएगा जब तुम्हें अंधेरा याद होगा। अगर अंधेरा नहीं याद होगा तो उजाले का महत्व तो समझ में नहीं आएगा। मुझे याद है यहां मद्दी जी बैठे, शुरू में जब मैं आया करता था तो कहते थे 6 बजे बिजली आएगी, 8 बजे चली जाएगी। आती पीछे थी, जाती पहले थी, याद है ना। और ये कहते थे कि फलाने कार्यकर्ता के घर चलना है, इस समय पर चल पड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो लौटते में बिजली गुल होगी। लेकिन ये डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी जिसने छत्तीसगढ़ को पावर कट फ्री स्टेट बनाया। ये छत्तीसगढ़ को दिया तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने दिया। हम छाती ठोक के बोल सकते हैं कि हमारे नेता ने पावर का कट होना बंद हो गया, पावर सप्लाई शुरू हो गई। अब आपसे मेरा निवेदन है कि भूपेश का पावर कट कर दो और पावर फ्री स्टेट को आगे बढ़ाने का काम करो, उसको आगे बढ़ाने के लिए चलो। आपको जानकर खुशी होगी, जब रमन सिंह जी ने सरकार संभाली थी तो उस समय छत्तीसगढ़ का बजट 7,000 करोड़ का था। और जब रमन सिंह जी ने सरकार छोड़ी तो उस समय 83,179 करोड़ रुपए का बजट था। यह है विकास की कहानी, यह है काम करने वालों की कहानी। रमन सिंह जी ने नक्सलियों को टैकल किया और डेवलपमेंट के पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया। और आप सब लोगों को मालूम है
कि चावल 1 किलो, ये उस समय राइस जो था वो दिया गया और 48 लाख परिवारों को चावल बांटा गया। ये डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में हुआ। वन अधिकार में पत्र दिए गए, वन अधिकार। मेरे आदिवासी भाइयों, याद रखना कि वन में अधिकार, जमीन पर अधिकार और उसका पत्र अगर किसी ने दिया तो वो भाजपा ने दिया, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने दिया। और कितना दिया? 3,35,000 हमारे वन अधिकार पत्र बांटे गए और 6.50 लाख एकड़ की जमीन अलॉट की गई। और उसी तरीके से यहां ओपी चौधरी जी बैठे, मुझे याद है मैं रमन सिंह जी के साथ आया था दंतेवाड़ा में, वहां स्कूल खोला गया था, मुझे शायद याद पड़ता उसका नाम प्रयास था। एक प्रयास योजना के तहत भी काम चला था और उसमें 5 हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश हुए थे और दंतेवाड़ा में एक रेसिडेंशियल स्कूल खोला गया था जिसमें बच्चे बच्चियों की पढ़ाई से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई की व्यवस्था की थी। डॉक्टर रमन सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया था। इसलिए जब हम आदिवासी भाइयों के बीच में बात करते हैं, आप एक काम भूपेश बघेल का गिना दो, एक काम जो उन्होंने आदिवासी भाइयों के लिए किया हो, और मैं आपको आदिवासी भाइयों के लिए किए गए कामों की श्रृंखला गिनाऊंगा। हमारा जो हेडक्वार्टर बनाया गया, रेजिडेंशियल प्रयास रेजिडेंशियल स्कूल बनाया गया और हेडक्वार्टर्स में छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, बिलासपुर, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, इन सब में इस काम की व्यवस्था की गई। और उसी तरीके से हमारे ट्राइबल भाइयों को पढ़ाई के लिए विशेष स्कूल खोले गए, वह भी हम आपको बताना चाहते हैं। जैसा मैंने बताया कि यह दंतेवाड़ा में एजुकेशन सिटी खोली गई और 150 एकड़ की जमीन में 100 करोड़ रुपए खर्च करके वहां 13 डिफरेंट संस्थान बने और जिसमें एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी बना। यह हमने अपने आंखों से इस बस्तर की, इस दंतेवाड़ा की, इस ट्राइबल इलाके के विकास की कहानी देखी है। और मुझे खुशी है कि मैं ये कह सकता हूं कि जब मोदी जी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया तो 2017 में बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज खोलने का मौका भी हमको मिला और वह भी खोला गया। मैं ये कह सकता हूं गौरव से कि जब मोदी जी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया, उनका आशीर्वाद मिला और मोदी जी का आशीर्वाद मिलने के कारण उन्होंने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, तो उस समय मेडिकल कॉलेज भी दिया और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए 200 करोड़ रुपए अलग से जगदलपुर को दिए गए। यह विकास की कहानी है। और उसी तरीके से 3,252 हॉस्टल्स ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में बनाया गया ताकि हमारे आदिवासी भाई पढ़ सकें। हमारे हर टेक्निकल एजुकेशन लेने वाले व्यक्ति को लैपटॉप दिया गया। संचार क्रांति योजना के तहत 2 लाख हमारे लोगों को मोबाइल फोन बांटे गए और जिनकी सालाना आमदनी 2 लाख से नीचे थी उनको मोबाइल फोन दिया गया। एक संचार क्रांति लाने का काम हुआ है। मित्रों, मैं ये ट्राइबल इलाके की आदिवासी भाइयों की चर्चा तो कर ही रहा था, लेकिन यहां इस बात को भी मैं चर्चा करना चाहूंगा कि आज इस बार के राष्ट्रपति अभिभाषण को पढ़ने का मौका किसी और को नहीं, आजाद भारत में पहली बार महिला, आदिवासी महिला को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला। मैं आदिवासी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि आप जरूर उनका भाषण सुनिए। आपको गौरवान्वित महसूस होगा कि मोदी जी के राज में भारत कहां चल पड़ा है, किस तरीके से आगे बढ़ पड़ा है कि एक आदिवासी महिला प्रथम नागरिक होकर के 140 करोड़ की देश को अपना भाषण से, संभाषण से, अभिभाषण से वह मार्गदर्शन कर रही है। यह परिस्थिति आई है तो यह मोदी जी के राज में आया है, इसको भी हमको समझना होगा। आज मोदी जी की सरकार में 8 ट्राइबल मिनिस्टर हैं। ट्राइबल, आज मोदी जी के राज में 3 गवर्नर हमारे आदिवासी भाई बहन। यह है आदिवासियों के लिए काम किया गया। और अगर मैं देश की बात करूं, मित्रों, आपको गौरव होना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए कि जब अमेरिका का ग्रोथ रेट लड़खड़ा रहा है,
जब फ्रांस का ग्रोथ रेट लड़खड़ा रहा है, विकास रुक गया है, जब जर्मनी का, यूरोप का विकास रुक गया है, इस विपरीत परिस्थिति में मोदी जी ने कोरोना से भी लड़ाई लड़ी, यूक्रेन युद्ध के भी सप्लाई चेन की समस्या देखी, लेकिन भारत आज 6.1% से ग्रोथ रेट को बना करके आगे बढ़ रहा है। एक मजबूत भारत चल रहा है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिस ब्रिटानिया ने, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, 200 साल, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, वो आज मोदी जी के राज में ब्रिटानिया को पछाड़कर, अंग्रेजों को पछाड़कर 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। यह भी हमको याद रखना होगा। आपको जानकर खुशी होगी कि दवाई बनाने में आज भारत दुनिया की फार्मेसी बन गया। दुनिया की फार्मेसी, सबसे कारगर दवाई और सबसे सस्ती दवाई भारत बना रहा है, और दवाई बनाने में दूसरे नंबर पर भारत खड़ा हो गया। जब मोदी जी आए थे 2014 में तो मोबाइल, आज भारत 97% मोबाइल भारत बना रहा है, दूसरे नंबर का मोबाइल बनाने वाला हो गया। और अब आपके पास, किसी के पास नया एप्पल हो, एप्पल मोबाइल, तो जरा उसको खोल के देखना, उसमें लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। आप लोग बचपन में सुनते थे जापानी गाड़ी, जापानी गाड़ी, टोयोटा, टोयोटा, डैटसन। आपको जानकर खुशी होगी कि आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत ऑटोमोबाइल में, गाड़ियां बनाने में दुनिया में तीसरे नंबर का देश हो गया। जापान को हमने पछाड़ दिया है। अब हमारे आगे सिर्फ अमेरिका और चाइना रह गए, तीसरे नंबर पर भारत खड़ा है। मैं पत्रकार बंधुओं से कहूंगा, इन आंकड़ों को रखें, दुनिया को बताएं, देश को बताएं, भारत बदल चुका है। अब वो भारत नहीं है जो भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता था, जो 2G, 3G, 4G, अब ये 5G वाला जाना जाता है, और ये जीजाजी वाला भी नहीं जाना जाता, अब ये विकास वाला जाना जाता है। और इस भारत को अगर हम कहें कि हर दृष्टि से रिन्यूएबल एनर्जी, आपको जानकर खुशी होगी, एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी यह किसी भी देश के विकास के मापदंड को तय करता है। आपको जानकर खुशी होगी कि पावर में भारत तीसरे नंबर पर खड़ा है, और रिन्यूएबल एनर्जी में भारत चौथे नंबर पर खड़ा है। यह बदलता भारत है। और इसलिए मैं कांग्रेसी भाइयों को बोलता हूं, भैया तुमको मैं नजरें तो दे दूंगा, दृष्टि नहीं दे पाऊंगा। दृष्टि तो तुमको लानी पड़ेगी। जिसने देखना ही नहीं तय किया है उसको क्या बोलूंगा मैं, कैसे बोलूंगा। अब मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, देश का भी और प्रदेश का भी। मुझे खुशी है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं यह भारत कैसा था और आज भारत कैसा है। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की दवा को भारत में आने में 25 साल लगे। इस देश में चेचक की दवा को आने में भारत में 28 साल लगे। इस देश में पल्स पोलियो की 2 बूंद की दवा, ताकि पोलियो ना हो और नेशनल प्रोग्राम बने, उसको इस देश में नेशनल प्रोग्राम बनने में 30 साल लगे, 3 दशक लगे। इस देश में जापानी बुखार की दवा को आने में 100 साल लगे, 100 साल, 100 इयर्स। 1906 में जापान में दवाई आ गई थी, और 2006 में जब योगी जी सांसद बने तो गोरखपुर में पहली बार जापानी बुखार की दवा पहुंची। 100 इयर्स। लेकिन कोरोना 2020 की जनवरी में, 20 जनवरी को पहला केस हुआ था, और मोदी जी ने अप्रैल 20 को एक टास्क फोर्स बैठाया था, हमारे साइंटिस्टों को आर्थिक मदद दी थी और प्रोत्साहन दिया था, और कहा था कि आप वैक्सीन बनाओ। और मुझे खुशी है कि मोदी जी के राज में 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 भारत की बनी वैक्सीन मिली, और वो हम लोगों को लगी। आपको याद है उस समय कांग्रेसी नेता क्या बोलते थे?
आपको याद है भूपेश बघेल क्या बोलते थे? याद है भूपेश बघेल क्या बोलते थे? मत लगाओ, मत लगाओ, इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे कि नहीं बोलते थे? और अपने से चुपके चुपके जाके लगा लिया। फिर बोलते थे मोदी टीका है, मोदी टीका है। मुझे मिले, मैंने कहा कैसा लगा मोदी टीका? ये नेता है, लोगों को गुमराह करते हैं और खुद टीका लगाते हैं। लेकिन मुझे खुशी है आज आप लोग बैठे हैं, आप लोगों ने किसी ने भी मास्क नहीं पहना है, सब नजदीक नजदीक बैठे हैं। ये मोदी जी का 220 करोड़ डबल डोज, साथ में बूस्टर डोज का जो सुरक्षा कवच आपको पहनाया है, उसके कारण से हुआ है। आज मुझे खुशी है, यूक्रेन का वॉर हुआ, कभी सुना कि कोई प्रधानमंत्री ने युद्ध रुकवाया हो? मुझे यहां की संख्या नहीं मालूम, लेकिन 32,000 विद्यार्थी थे। यहां कितने थे? यहां से कितने थे? 1200 विद्यार्थी छत्तीसगढ़ से थे, यूक्रेन में पढ़ रहे थे। मोदी जी ने एक तरफ पुतिन से बातचीत की, एक समय में ज़ेलेंस्की से बातचीत की, युद्ध रुकवाया और 32,000 बच्चे सुरक्षित भारत वापस पहुंचाया, घरों तक पहुंचाया, ये करके दिया। इसलिए मित्रों, हम ये कह सकते हैं कि विकास के दृष्टि से हो, चाहे देश को आवाज देने की बात हो, देश को ताकत देने की बात हो, बदलते भारत की तस्वीर हो, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और उसको आगे हमने बढ़ाया है। इस बार के बजट की अगर मैं बात करूं तो 15,000 करोड़ रुपए कमजोर जनजाति समूह के विकास के लिए रखा है। इस बार के हम बजट की बातचीत करें तो एकलव्य विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए 38,800 टीचरों की बजट में प्रावधान किया गया है, ताकि ट्राइबल का बच्चा पढ़ने से वंचित न रहे। अगर मैं बात करूं तो 740 एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे, जिसमें से 73 विद्यालय छत्तीसगढ़ के ट्राइबल इलाके में खोले जाएंगे। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी तरीके से हमारा जो डेवलपमेंट एक्शन प्लान है, उसमें 1,18,000 करोड़ रुपए 2023-24 में एक साल के अंदर खर्च होगा। और इसी तरीके से देखा जाए तो रेलवेज में कभी सोचा था कि रेल होगी, कभी सुना था कि रेल लाइन पहुंचेगी? आज कांग्रेस के जमाने में छत्तीसगढ़ का रेल का बजट 311 करोड़ था, आज रेल का बजट 6,008 करोड़ रुपए है, जो एक साल में खर्च होगा। एक साल में खर्च होने का 6,008 करोड़ रुपए। और अगर मैंने जैसा कहा कि अमृत के दृष्टि से देखा जाए, अमृत मिशन की दृष्टि से देखा जाए, स्मार्ट सिटी की दृष्टि से देखा जाए, तो अंबिकापुर, भिलाई, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, इन सबको अमृत से जोड़ा गया है और विकास के दृष्टि से आगे बढ़ाया गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोलने का मौका हम लोगों को मिला। आज मुझे खुशी है कि 33 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स 9,240 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है और रायपुर से विशाखापट्टनम तक हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। यह इकोनॉमिक कॉरिडोर आर्थिक विकास की गंगा कही जाएगी और यह विकास की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। और उसी तरीके से भिलाई में जो IIT बन रहा है, उसमें लगभग 1,100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। PM गति शक्ति के योजना के तहत हमारे एयरपोर्ट्स में अंबिकापुर, बिलासपुर और आपका जगदलपुर एयरपोर्ट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और उसमें इसके लिए पैसे खर्च किए जाएंगे। और उसी तरीके से फार्मर्स के दृष्टि से 4,60,000 करोड़ रुपए यूपीए ने खर्च किया, हमने 14,25,000 करोड़ रुपए खर्च किया। यह भी हमको याद रखना चाहिए। अभी अभी चर्चा हो रही थी, 16 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रस्तावना की गई है, 16 लाख घर। लेकिन यह भूपेश बघेल इनको लागू नहीं होने देना चाहता है। यह नहीं चाहता कि गरीब कोई अपने झोपड़ी से निकले, उसको पक्का मकान मिले, 2 कमरों का मकान मिले, साथ में रसोई मिले, साथ में शौचालय मिले, साथ में गैस का कनेक्शन मिले, साथ में हर घर जल के तहत पानी का कनेक्शन मिले। भूपेश बघेल जी नहीं चाहते। आप बोलिए ऐसे लोगों को रखने देना है सरकार में? क्या रहने देना है? क्या रहने देना है? क्या
ये लटकाने, अटकाने, भटकाने वाले लोगों को अब आपने भी समय आने पर लटकाना है और अटकाना है और भारतीय जनता पार्टी को काम देना है। यह भी हमको आगे बढ़ाना है। इस दृष्टि से मित्रों, बहुत सी बातें मैंने आपसे की हैं, लेकिन मैं जो आगे आपसे बात करना चाहता हूं वो इस बात को करना चाहता हूं कि अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो मुझे दुख होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। आज छत्तीसगढ़ बलात्कार में 7वें नंबर पर खड़ा है क्राइम रिकॉर्ड के तहत। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन समझ लीजिए, और पत्रकार मेरी बात को नोट कर लें कि छत्तीसगढ़ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत बलात्कार में 7वीं पोजीशन पर खड़ा है, डकैती में 5वीं नंबर पर खड़ा है, और फिरौती में 4थी नंबर पर खड़ा है, और सुसाइड में 2री नंबर पर खड़ा है, और नारकोटिक्स में केसेस में यह 2रे नंबर पर खड़ा है, मर्डर में 3रे नंबर पर खड़ा है। और आपने देखा ही कि कल घटनाएं घटी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यह भ्रष्ट सरकार और जो जल जीवन मिशन की दृष्टि से आपको जानकर ताजुब होगा, उधर मोदी जी पैसा दे रहे हैं, वो कोशिश कर रहे, 3 करोड़ 7 लाख मकान आवास योजना में बन गए। 10 छत्तीसगढ़ 31वें नंबर पर खड़ा है। मोदी जी का पैसा खड़ा है और इधर बघेल खड़ा है बीच में रोड़ा देखने के लिए। बोलो ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? जो विकास में गतिरोध करे, ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? माताएं बहनें, आप नहीं चाहती कि आपके घर में पानी का कनेक्शन आए? आप चाहती है ना? आप चाहती है ना? आप चाहते हैं ना? अगर चाहते हैं तो बघेल को आराम दो और भारतीय जनता पार्टी को काम दो और विकास के साथ आगे बढ़ो। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं जानता हूं इतनी धूप में आप सब आए हैं, इतनी धूप में बैठे रहना, गर्मी में एक तरीके से आप भी बिल्कुल प्रहरी के रूप में डटे हुए हैं और आपने मेरी बात बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सुनी है। मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं, जाइए गांव-गांव लोगों को बताइए कि हमारा हित भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारा हित कमल के निशान के साथ है, छत्तीसगढ़ का हित कमल के निशान के साथ है, किसान का हित कमल के निशान के साथ है, युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को उड़ान देने वाला हित कमल के साथ है, हमारी महिलाओं को सशक्तिकरण करने का हित कमल के पास है। अगर हम किसानों को ताकत देने का किसी के पास है तो वह हित भारतीय जनता पार्टी रख सकती है। इसलिए गांव-गांव में लोगों को बताइए। और एक बात और कह दूं, नक्सलियों से लड़ने का भी दम और ताकत भारतीय जनता पार्टी के पास है। यह विचारों की लड़ाई है और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, पूरी ताकत से लगिए, गांव-गांव हमारा संदेश पहुंचाइए। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, हमारा छत्तीसगढ़ भी आगे बढ़ेगा, जगदलपुर भी आगे बढ़ेगा, सड़कें बनेंगी, सड़कें चौड़ी होंगी और विकास की एक नई कहानी लिखी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने हम सबको संबोधित किया है। अजय मंडावी जी, जिसको मोदी जी ने इस बार बस्तर की धरती से काष्ठ कला के लिए पद्मश्री प्रदान किया है। मोदी जी की प्राथमिकता हमेशा बस्तर रही है, नड्डा जी की प्राथमिकता बस्तर रही है, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता बस्तर रही है। ऐसे अजय मंडावी जी आदरणीय जेपी नड्डा जी को काष्ठ कला में राष्ट्र गान वंदे मातरम लिखा हुआ काष्ठ कला को प्रस्तुत कर रहे हैं। मोदी जी के लिए बस्तर हमेशा प्राथमिकता का विषय है। धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय